गुड मॉर्निंग, ठीक है। और हमने यहाँ तक देख लिया था, ये क्वेश्चंस हमने देख लिया था, ठीक है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले थे, विचार था एक ही वीडियो डालने का, कंप्लीट एक ही। अगर आप थंबनेल में देखोगे ना तो वहाँ लिखा हुआ एक ही क्लास में सब कुछ सोपड़ा साफ है, नीचे लिखा हुआ है। तो मकसद मेरा एक ही क्लास में कराने का था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फर्स्ट टाइम में लाइट वगैरह चली गई थी, फिर आई नहीं थी उस वजह से, और सेकंड टाइम में कुछ एरर हो गया था, इस वजह से मैंने 2 क्लास डाली हुई है बीच में, फर्स्ट और सेकंड। ये अपनी 3rd क्लास है, ठीक है। और धातु अधातुओं को लेकर, ओके, तो वो देख लेना, पहले वाली क्लास ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो सारा कंसेप्ट, सारा बेस बता दिया। धातु अधातु, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं और सब कुछ बता चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन से बात करते हैं। पहली बात बता दूँ, जितना भी सोर्स अगर पढ़ाऊँगा ना, जो जितने क्वेश्चंस हैं उसका ऑथेंटिक सोर्स दिखाऊंगा आपको कि ये लाइन कहाँ से उठाया है क्वेश्चन ने, एज इट इज़। और राजस्थान ये कर रहे हैं तो एनसीईआरटी और राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल वहीं से उठाया, ऑथेंटिक सोर्स है। वैसे कोई किसी भी गाइड से नहीं उठाया, जहाँ से बोर्ड उठाता है ना लाइन, एज इट इज़ वही दिखाऊंगा आपको, ओके। तो बने रहना। और चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। ये क्वेश्चंस मैंने 2 टाइप्स में लिए, हिंदी और इंग्लिश में। मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इतना भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें ई ऑप्शन भी है, और ई ऑप्शन मैं क्यों ही बनाऊँगा, सिंपल है। मुझे बनाना होगा तो मैं 4 ऑप्शन ही बना दूँगा। ई ऑप्शन है मतलब मेरे क्वेश्चंस नहीं है, सारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या आरपीएससी के द्वारा लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लो, हिंदी वाले हिंदी में, मैं हिंदी में बताऊंगा। क्वेश्चंस जी हमने बात कर ली थी ऑलरेडी, पिछले वाली वीडियो में अच्छे से बात कर ली थी, ओके। तो फिर भी देख लो कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, सत्य बात है। ग्रेफाइट एक धातु है जो कुचालक होती है, ये गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। और एकमात्र अधातु है जो चालक अवस्था में पाई जाती है, ये आपको मैंने बता दिया था। धातुओं और अधातुओं के गुण में मैंने बताया था कि अधातु में चालकता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन एकमात्र ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ये अधातु है जो चालक अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट, सोडियम और पोटेशियम नरम धातु होते हैं, इन्हें आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, ये बात भी सत्य है। इसका ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, पिछले में दिखा दिया था। और आयोडीन एक धातु है जो चमकीली होती है, ये भी मैंने बताया था कि धातुओं में चमकता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन आयोडीन एक ऐसी है जिसमें चमकता का गुण पाया जाता है। तो ये हमने बात कर ली थी। अपना ऑप्शन आंसर क्या होगा, बी। कि इसने बोला ग्रेफाइट धातु है, हमने बोला ग्रेफाइट है धातु है। इसने बोला कुचालक है, हमने बोला चालक है, ठीक है। इसका ऑथेंटिक सोर्स सी और डी ऑप्शन का मैंने दिखा देता हूँ। मैं पहले सी ऑप्शन को देख लो, एज इट इज उठाया लाइन। इसने क्या बोला है कि क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि इनका घनत्व तथा गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक होता है, गलाने की प्रक्रिया बहुत ही कम होती है। तो सोडियम पोटेशियम देख लो, अपने ये लाइन थी, सोडियम और पोटेशियम इतने नरम धातु हैं, ये चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। ये सोर्स है राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से उठाया है, ठीक है। मैंने 8th क्लास की, शायद 8th क्लास के साइंस से उठाया है मैंने क्या है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने उठाया क्वेश्चन। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आयोडीन चमकीली धातु है। तो देख लो, मैंने भी बताया था कि धातुओं में चमकता का गुण नहीं पाया जाता, देखो, क्योंकि कोयला चमक रहित होता है, क्योंकि कोयला एक अधातु है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ये प्रकाश का परिवर्तन नहीं करते। हीरा और आयोडीन अपवाद हैं, ये चमकीले होते हैं, तो ये याद रख लेना। हीरा और आयोडीन ये भी याद रख लेना। हीरा क्या है, अधातु है, एकमात्र अधातु जो कठोर अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। हीरा अधातु है और कठोर अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी अधातु भंगुर अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। आयोडीन नमक देख लो, भंगुर का मतलब होता है जिसका चूर्ण बनाया जा सकता है। नमक चूर्ण अवस्था में ही मिलता है, दाने दाने में, ठीक है। और तो आयोडीन ये याद रख लेना, कौन कौन, आयोडीन और हीरा ये चमकीले होते हैं अपवाद स्वरूप। और ये अपने क्वेश्चंस में बोला था कि आयोडीन है धातु जो चमकीली होती है, ठीक है। यहाँ हीरा भी दे सकता था आयोडीन की जगह। तो ये मैं देखो इस क्वेश्चन पर इतना जोर इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि ये मैंने अच्छे से समझा दिया है
पिछले वाले वीडियो में देख लेना, सेकंड वीडियो में। ओके, पहले फर्स्ट वीडियो देखना, उसके बाद सेकंड देखना, समझ में आएगा, फिर थर्ड देखना। ओके, ये क्वेश्चंस वैसे अपना है नहीं, धातु है धातुओं में नहीं है, ये रिएक्शन में है, फिर भी बता देता हूँ मैं सिंपल। इसको मैंने पूरी डिटेल में बताऊंगा जब हम रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातु सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है, तो कार्बन करती है। ठीक है, इसका पूरा डिटेल में रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा कि सांद्र HNO3 कार्बन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, सिंपल है। इसमें क्या होता है कि H+ निकलता है, NO3 माइनस होता है, तो क्या बनता है, CO2 बनता है, जो भी है मैं सभी बता दूंगा। ओके, अभी इतना रिएक्शन पे नहीं ध्यान देते हैं, अपने टॉपिक वाले क्वेश्चंस पे। एक इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया, क्योंकि एक्वारेजिया मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि यहाँ पर सांद्र HNO3 की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन यहाँ ज़रूर बन सकता है एक्वारेजिया, ये याद रख लेना। एक्वारेजिया एक शब्द जरूर आएगा क्वेश्चन में, मिल सकता है, जो क्या होता है 3:1 में मिलता है, और यही क्वेश्चन बनता है। एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है। ठीक है, HCl तो याद रख लेना, जिसके पास 3 है ना, देखो इसके पास 3 है तो ये 3 नहीं लेगा, तो ये 3 ये लेगा, और जिसके पास L मतलब 1 है वो 1 नहीं लेगा, तो मतलब ये। ठीक है, तो HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक, और HNO3 होता है, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, तो ये, तो इनका अनुपात होता है 3:1। ये क्वेश्चन पूछता है, उल्टा पूछ लेता है कि एक्वारेजिया में क्वेश्चन कैसे आता है, एक्वारेजिया में HCl का अनुपात होता है 1, तो बच्चे बोलेंगे हाँ सही है, लेकिन गलत है। याद रख लेना, मैंने बता दिया HCl में 1 है, लास्ट में 1 नहीं लेगा, और HNO3 में लास्ट में 3 है, ये 3 नहीं लेगा, मतलब ये विपरीत लेंगे ऐसे, तो ये 3 लेगा, ये 1 अनुपात में लेगा। देखो इसमें लिख भी रखा है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl व नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, जो 3:1 में होता है। ठीक है, तो HCl का कितना बताया, इसने 3 बताया है। ओके, और एक्वारेजिया का यूज क्या होता है ये भी याद रख लो, यह है गोल्ड को गलाया जा सकता है, गोल्ड को गलाने में इसका यूज किया जाता है, गोल्ड AU। ये वही गोल्ड मैंने आपको बता दिया था, गोल्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी थी कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, उसके क्योंकि ये वायु नमी से ज़्यादा क्रिया नहीं कर पाता है, आवर्त में सबसे नीचे पाया जाता है, और इसके बारे में बताया थी तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोने के बारे में, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनता है। एकमात्र सबसे ज़्यादा तन्यता रखने वाला सोना ही होता है, ये मैंने सोने के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, और तो सिंपल है, इतना याद रख लेना। HCl एक्वारेजिया बता दिया मैंने, ये याद रख लेना। एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है कि HCl सांद्र HCl व HNO3 का मिश्रण ही एक्वारेजिया होता है, जिसमें 3:1 में इनका वो होता है, अनुपात होता है, और ये सोना और प्लेटिनम को गलाने में यूज किया जाता है, मतलब आभूषण के रूप, आभूषण बनाते हैं ना उस समय यूज किया जाता है। देखो सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, इतना याद रख लेना। ओके, तो वो HNO3 आ गया था ना, इस वजह से मैंने HNO3 को खोला है, एक एक ऑप्शंस को खोलूँगा। अगर सल्फ़र आया है ना तो सल्फ़र की बात करूँगा, आयोडीन आया है तो आयोडीन की बात करूँगा, फास्फोरस आया है तो फास्फोरस की बात करूँगा, कार्बन आया। अब मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले क्लासों में, सल्फ़र के बारे में बता चुका हूँ, फास्फोरस के बारे में बता चुका हूँ, दियासलाई में यूज किया जाता है, आयोडीन के बारे में बता चुका हूँ, नमक होता है, गलगन रोग होता है, रोग को लेकर भी आयोडीन भंगूर अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन के बारे में हमने ये बात कर लिया, बी की चमकीली होती है एकमात्र। ठीक है, कार्बन के बारे में बताते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा कठोर होता है, और कार्बन का उपयोग जीवाश्म ईंधनों के आयु को मापने के लिए किया जाता है। यह मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया पिछले वाले वीडियो में, सिंपल है, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चंस को लेकर चल रहा हूँ, जो नया आएगा वो मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पर सांद्र HNO3 नया था, इसलिए सांद्र HNO3 को लेकर आया हूँ मैं
यहाँ से एक्वारेजिया से, ठीक है, क्योंकि ये अपने देखो ये मेरी किताब नहीं है, ये NCERT से लिया है मैंने, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स है, तो वहाँ से उठाया है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये शायद ऑलरेडी करा भी दिया है, फिर भी मैंने चलो एक बार बता देता हूँ मैं। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, मत ये देखो जितनी बार आए उतनी बार क्यों क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पता चले कि राशन कर्मचारी बोर्ड का कितना फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को लेकर बात कर लेते हैं। ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आया है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, मैं हिंदी में लेकर चलूँगा। क्या है, निम्न में से कौन से मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बताया था मैंने। Fe के साथ क्या करता है? कोबाल्ट और निकल, ठीक है, कोबाल्ट नहीं, क्रोमियम Cr, क्रोमियम और निकल का वो होता है मिश्रण होता है। कैडमियम, ब्रॉन्ज और पीतल, पीतल होता है Cu प्लस जिंक। कांसा क्या होता है? Cu प्लस Sn, Sn क्या होता है? टिन होता है, ये मैंने बता दिया। Cu क्या होता है? कॉपर होता है। जिंक क्या होता है? ये जस्ता। देखो आपको अगर ये क्लास समझनी है ना तो प्रीवियस क्लास देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। लेकिन कैडमियम है, कैडमियम Cd इसका प्रतीक होता है। ये कोई मिश्र धातु नहीं होती है, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैंने A, C और D इन तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने खुल के बात कर ली है पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस में अच्छे से समझाया है। उसमें मैंने जब कॉपर आया तो कॉपर के बारे में समझा दिया, Sn आया, टिन आया, उसके बारे में समझा दिया। एक हमने और बात की थी वहाँ पर, मैं अब भी बता देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक सोल्डर शब्द आया था, सोल्डर, जो विद्युत परिपथ बनाने में इनमें यूज किया जाता है, और वहाँ पर हमने लिया था Pd प्लस Sn, ठीक है। ये हमने प्लेडियम प्लस Sn यूज किया था, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ ना आपको कहाँ जाने की ज़रूरत है, ये दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चंस में आया था, देखो ये रहा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील लोहे के साथ किसको? निकल और क्रोमियम को। अभी जस्ट मैंने बताया था Na प्लस Cr, अभी जस्ट बताया था निकल और क्रोमियम को मिलाया जाता है, साथ ही कार्बन मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, ठीक है। ABD ये रहा ऑप्शन, ये हमने बात कर ली थी पहले क्योंकि ऑलरेडी अपना हो चुका है। देखो ये रहा, इसमें ऑथेंटिक सोर्स भी मैंने बताया था कि स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम और निकल, पीतल, जस्ता, तांबे का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? निकल और क्रोमियम है। तो ये ऑलरेडी हमने बात कर ली थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो इसमें मिश्र धातु वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया था, ये पहले आ चुका है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। देखो ये मिश्र धातु नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं था? इसमें मरकरी नहीं था, उसमें अपने वाले क्वेश्चन में कैडमियम दे दिए, तो इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने बात कर चुका। कहाँ थे हम? नहीं यहाँ नहीं थे, ये तो तीसरा आ गया। ये भी कर लिया था हमने, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, ठीक है, साथ साथ। अब क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन बेस है, तो ये याद रख लेना। हालांकि इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है पर आ गया था, तो मैंने ले लिया था ये स्क्रीनशॉट और एडिट करके ये क्वेश्चन डाला हूँ। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, हिंदी वाले हिंदी में देख लेना, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, यदि एक सेब को काट दिया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद उस पर, कुछ ही देर बाद, लगभग 1 मिनट बाद ही, कुछ समय बाद अगर उसे लाल भूरे रंग का हो जाता है, देखा था चक वो जैसे सेब को काटते हैं रख देते हैं तो उस पर एक परत आ जाती है, वाइट के ऊपर आता है लाल भूरे रंग का परत आती है। वो किस कारण होती है? वो किसी आयरन ऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है, क्योंकि आयरन होता है सेब में, Fe होता है, ये जैसे ही नमी से क्रिया करता है तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन का क्वेश्चन है। अगली बात कर लेते हैं अपनी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन ही इसके तो बहुत अच्छे हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया, हिंदी वाली बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु तैरती है? धातुओं का तैरने का गुण कौन सा होता है वो अच्छे से समझ लो। और निम्न में से कौन सी वस्तुएं जल के ऊपर तैरती हैं? तो वही वस्तु जल के ऊपर तैरेंगी जो जल से कम घनत्व रखती हैं। क्या बोलती हैं? जो जल से कम घनत्व
कम घनत्व रखती हैं, मतलब जिनका घनत्व जल से कम होगा वो ऊपर आ जाएंगी। सिंपल बात है, जिनका घनत्व ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा। ठीक है, तो अगर एक प्रायोगिक रूप से देख लेते हैं तो हवा से भरा गुब्बारा बिल्कुल ऊपर तैरता है। ठीक है, सोडियम ये भी ऊपर तैरता है, पोटेशियम ये भी ऊपर तैरता है, सोने की अंगूठी ये नहीं तैरती, डूब जाती है। स्टील की चम्मच ये भी नहीं तैरती। क्यों नहीं तैरती? क्योंकि सोने की अंगूठी या स्टील और सोना है ना, इनका जो घनत्व होता है ना वो जल से अधिक होता है, बाकी का जल से कम होता है। ओके, अब इसका सोर्स कहाँ से उठाया है? ये मेरा क्वेश्चंस नहीं है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है, तो ये मेरा क्वेश्चंस नहीं है, तो ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाया? पहली बात अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ए, बी और सी ऑप्शन किस में है? तो ये देख लो सी में है। ठीक है, अब इसका ऑथेंटिक सोर्स देख लेते हैं। ये रहा, कर्मचारी चयन बोर्ड का एजीटी की किताब में है ये, और ये 8th क्लास में है कि 10th क्लास में है। धातु से बनी विभिन्न वस्तुएं जैसे लोहे की कील, स्टील की चम्मच को पानी से भरी बाल्टी में डालें। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि ये सभी वस्तुएं पानी से भारी हैं। अभी मैंने बताया था जिनका घनत्व अधिक होगा वो डूब जाएगा। इनका घनत्व पानी से क्या है, ज़्यादा होने के कारण बताया था मैंने। क्या क्या बताया था कि देखो ये क्रॉस लगा रखा है, सोने की गुठी और स्टील का चम्मच, इनका देखो ये घनत्व क्या होता है, पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए डूब जाती है। जस्ट बताया था, डूब जाती है। कुछ वस्तुएं जिनका घनत्व कम होता है वो पानी में तैरती हैं, सोडियम तथा पोटेशियम। देखो हमने 2 ही ऑप्शन हमारे पास नहीं समझ में आ रहे थे, ये तो सभी को समझ में आ रहा था। ए ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम, ये इसने ऑथेंटिक सोर्स में हम देख लिया कि सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। अब बात कर लेते हैं सोडियम और पोटेशियम की, क्योंकि ऑलरेडी कर भी लिए, फिर भी मैं बता देता हूँ इनका घनत्व ही कम नहीं होता। इस क्वेश्चन में देख लिया कि घनत्व कम तो होता ही है, लेकिन केवल घनत्व ही कम नहीं होता, इनका क्या होता है, गलनांक भी कम होता है। आपने तो ध्यान नहीं दिया होगा, गलनांक भी कम होता है। क्यों? क्योंकि इनको जस्ट अभी क्वेश्चंस में देखा था, चाकू की सहायता से काट सकते हैं, चाकू की सहायता से काट सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं सोडियम और पोटेशियम की एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि केरोसिन के तेल में रखा जाता है, दोनों को केरोसिन तेल में रखते हैं, ओपन में नहीं रखते इनको। ठीक है, सोडियम को कभी भी प्रयोगशाला में देखेंगे तो सीधा खुला नहीं मिलेगा, इनको रखा जाता है केरोसिन के तेल में, क्योंकि वायुमंडल में नमी होती है, नमी से क्रिया करता है तो ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम का गलनांक अधिक होता है इस वजह। ठीक है, तो ये 3 बातें याद रख लेना, सोडियम पोटेशियम के बारे में। केरोसिन के तेल में रखा जाता है, गलनांक कम होता है, और अभी हमने क्या देखा कि ये जल के ऊपर तैरती हैं, तो इसका मतलब घनत्व भी कम होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। और इसका ऑथेंटिक सोर्स मैंने दिखाई दिया, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। कहाँ से उठाया है ये? राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल उदयपुर, जो अपने बोर्ड के एग्जाम्स बुक्स बनाता है, वहीं से उठाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, हिंदी वाले हिंदी में देख लेना। ओके, देख लिया, अब हिंदी में बना लेते हैं कि पहली चीज़ यहाँ पर भी ध्यान दे लेना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ओके, जो नहीं किया है वो कर लो, अभी कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स ही मिलेगा आपको। क्वेश्चंस देखो क्या है, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन देखना है हमें। ठीक है, तो अधातुओं के बारे में सत्य, अधातुएं द्रव की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अवस्था की बात कर लेते हैं, द्रव की तीनों अवस्था में पाई जाती है, द्रव्य की, द्रव की नहीं, द्रव्य की। और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य की तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सत्य है। इसने बोला असत्य कथन छांटना है। ठीक है, हीरे को छोड़कर सभी धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य होती हैं, नहीं होती हैं, क्योंकि धातु में तन्यता का गुण पाया ही नहीं जाता, ये गलत बात है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु में नहीं, क्योंकि धातु भंगुर होती है। अब इसके अनुसार मान लो हीरा कठोर होता है, चलो तन्य नहीं होता, लेकिन आयोडीन नमक है, आयोडीन का कौन सा तार बनाओगे आप? इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है,
तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ये गलत है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, ये भी गलत है, क्योंकि सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? हीरा। कठोर अधातु कौन सी होती है? हीरा। ये मैंने बताया था जस्ट अभी, तो ये भी गलत है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये सत्य बात है कि ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है एज पारा, इसे बोलते हैं पारा। एकमात्र धातु है, धातु कठोर अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ये धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा, और अधातु में ब्रोमीन, ठीक है। और आयोडीन एक चमकीली अधातु है, ये भी सत्य बात है। तो इसने पूछा असत्य कथन, बी और सी देखो, ऑप्शन सी ओनली फॉर ये है, बी और सी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या पहले देख चुके हैं, देखो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। आयोडीन के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में हमने बात कर ली थी। ब्रोमीन के बारे में कुछ नहीं करना, ब्रोमीन के बारे में इतना याद रख लेना कि ब्रोमीन क्या होती है, एकमात्र अधातु है जो अधातु, ब्रोमीन पहली बात अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। हीरे को हमने बात कर ली थी, तन्यता शब्द आया था, ये भी बात कर ली थी। अब आते हैं अधातु की द्रव की तीनों अवस्थाएं, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं, मेरा नहीं ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। एनसीईआरटी से उठाया मैं कि सामान्यतः ताप अधातु ठोस, द्रव और तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ये का मतलब है कि अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस में कार्बन, सल्फर, आयोडीन होता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, अभी बताया था एकमात्र अधातु है ही, तो अधातु के गुण हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और गैस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, तो ये भी याद रख लेना कि जो गैसें हैं ना वो अधातु हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी ये मत सोचना कि धातु है, नहीं, अधातु है। तो अधातु तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन, सल्फर जैसे आयोडीन ये ठोस में पाया जाता है, ब्रोमीन द्रव में पाई जाती है, गैस में ये, ओके। तो ये याद रख लेना। तो अपना यही था कि अधातु द्रव की तीनों अवस्था में पाई जाती है। अपना पहली ही लाइन इसमें यही है कि अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। अब और कौन सा सोर्स है, देखो एक बार देख लेते हैं। तो ये है कुछ वैसे याद रख लेना। अधातुओं के गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें इसने लिया है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को डिटेल कर रहा है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है अपना? ग्रेफाइट कठोर अधातु है, तो इसके बारे में बात कर रहा है, जो कि गलत है। ग्रेफाइट नहीं, हीरा है। ग्रेफाइट व हीरा कार्बन के अपरूप अपवाद हैं, इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। मतलब ये कठोर तो होते हैं, लेकिन सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है? हीरा कठोर होता है सबसे अधिक, और बाकियों में हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कठोर होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट के बारे में फिर बता रहा हूँ मैं, एकमात्र धातु जो चालक अवस्था में पाई जाती है। ग्रेफाइट में चालकता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या ही बात करें, हिंदी में बात करें अपने। क्वेश्चंस को पढ़ो। खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ाई जाती है। Zn को रिप्लेस करके Sn की परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि Sn कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील का मतलब होता है जो वायुमंडल में जो गैसें होते हैं, वायु होती हैं, नमी होती है, उनसे कम क्रिया करता है। कम क्रिया करता है तो खाना ही रहेगा, ठीक है। वो जहर की प्रवृत्ति, जहर का मतलब होता है उसमें कुछ मिश्रण नहीं होगा, ठीक है। जिस प्रकार से सेब को काट कर रख देते हैं तो तुरंत देखो लाल भूरा हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है, इसका मतलब वो रिएक्शन कर रहा है उससे। लेकिन जो Sn होता है वो किसकी अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, और ये अधिक क्रियाशील होता है। यही कारण है कि जो खाने की परत है ना, खाने की वस्तु पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जो कम क्रियाशील होते हैं। ऑलवेज याद रख लेना, ठीक है। तो जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिंक का गलनांक टिन की अपेक्षा अधिक है, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है, ये सत्य बात है। मैंने ये बताया था, देखो
अगर देख पा रहे होंगे जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील है, तो ये है कि जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो जो कम क्रियाशील होगा वही खाने की चीज़ों पर उसका यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लगभग नहीं, ये दूसरी बार आया, ये सेकंड बार आज आया ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 बार क्वेश्चन उठा लिया है। ठीक है, ये तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हिंदी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मिलान करना है। तो ऑलरेडी अगर पहले वाले बच्चे अगर जिसने देख रहा है तो वो तो समझ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्वेश्चन हमने करा दिया। मरकरी का उपयोग किया जाता है तापमापी थर्मामीटर में। ठीक है, थर्मामीटर तापमान मापने के लिए किया जाता है, ताप दाब मापने के लिए किया जाता है मरकरी में। ठीक है, ग्रेफाइट पेंसिल होता है। ठीक, और सल्फर से चिकित्सीय उपयोग बनाए जाते हैं। प्लेटिनम का आभूषण बनता है। मैंने एक चीज़ बताई थी, प्लेटिनम सबसे महंगी होती है, सबसे महंगी धातु है। आभूषण बनते हैं लेकिन इसके कम बनते हैं। महंगी होने के कारण सोने को इस दूसरे स्थान पर आभूषण में महत्वता दी जाती है। आभूषण फिर सोने के बनते हैं, क्योंकि सोना प्लेटिनम से बहुत सस्ता होता है। सोना वैसे सस्ता नहीं होता, प्लेटिनम की तुलना में सस्ता होता है। ठीक है, तो प्लेटिनम के आभूषण बनते हैं ग्रेफाइट पेंसिल के। ठीक है, तो पेंसिल ग्रेफाइट की होती है। अब बात कर लेते हैं अपने एक शब्द आया है यहाँ पर, क्या, पेंसिल। इससे रिलेटेड एक बात बता देता हूँ मैं पेंसिल से। एक शब्द आता है लेड पेंसिल, लेड पेंसिल, और इसमें पूछता है इसमें लेड कितना होता है। लेड पेंसिल नाम है, लेड कितना होता है, 0% होता है, याद रखना है। लेड पेंसिल में लेड बिल्कुल नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट बात है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि नहीं लेड पेंसिल बोल रहा है, तो लेड पेंसिल बोल रहा है इसका मतलब लेड तो होगा, पीबी तो होगा। लेड का मतलब पीबी होता है, पीबी तो होगा, लेकिन गलत बात है। पीबी इसमें 0% होता ही नहीं है, एक नाम मात्र लेड लगा दिया वैसे। ठीक है, इसमें लेड नहीं होता, तो याद रख लेना 0 होता है। ओके, अब ऑप्शन की मिलान कर लेते हैं। ए में सेकंड है, बी में फर्स्ट है। तो ए में सेकंड इसमें नहीं है, काट दो। देखो, अगर एक ऑप्शन वाइज भी बताऊँ ना आपको मैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, लगभग सभी बच्चों को ये तो पता होता है मरकरी का उपयोग तापमापी में किया जाता है। तो डी में 4 आना चाहिए। तो देखो सी ऑप्शन में डी में 4 नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ग्रेफाइट पेंसिल का उपयोग किया जाता है, सी में, थर्ड है, दोनों में ही है। ठीक है, अब आती है ए और बी में, प्लेटिनम और सल्फर। सल्फर के कभी, क्योंकि सल्फर है धातु है, इसे कभी आप आभूषण नहीं देखोगे। प्लेटिनम के आभूषण देखे होंगे, क्योंकि सोने से महंगी होती है, धातु होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ए में क्या है, सेकंड है, ए में सेकंड है और बी में फर्स्ट है। डी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन को काटना सीखो, गलत को काटना सीखो, सही अपना आप बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इधर भी देखो, ध्यान दे लेना, लाइक शेयर करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा। है पोटेशियम का है, फास्फोरस है, हाँ फास्फोरस, तो यही ऑप्शन होगा। फास्फोरस ही नहीं, फास्फोरस एक क्या है, अधातु है, जिसका उपयोग किया जाता है दिया सलाई में। अरे पटाखों वगैरह में क्रोमियम का भी उपयोग किया जाता है, उसमें बता देता हूँ, जिसमें रंगीन, वो पटाखों में जो रंगीन दिखता है ना में दृश्य, तो उसी की वजह से दिखता है, क्रोमियम की वजह से। दिया सलाई माचिस में फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। हमने सोडियम एक मरकरी के बारे में बता दिया, एक मात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये क्या है, मरकरी धातु है, और मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बता दिया, एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। गैस वगैरह हो जाती है ना पेट में, तो यही तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है। सोडियम बता दिया, सोडियम पोटेशियम के बारे में तो 4-5 बातें बता दी थी कि क्रियाशीलता है, आवर्त में सबसे पहले पाया जाता है, सोडियम का प्रतीक Na होता है, घनत्व कम होता है, इसलिए इसे चाकू की
गलना कम होता है, चाकू की सहायता काट सकते हैं, घनत्व कम होता है, डूबता नहीं है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, जल्दी क्रियाशील हो जाता है खुले में रखने पर। सब कुछ डिटेल बता दी थी मैंने, ठीक है। तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लो, सिर्फ मैच करना है। पॉज करके देख लिया, अब मैं हिंदी को लेकर चल रहा हूँ। क्या है, ठीक है। लोहे पर जिंक जस्ते की परत चढ़ना क्या कहलाता है? यह सदलेपन कहलाता है भाई। बहुत बार देखा हमने कि Fe+ पर जिंक की परत चढ़ना ही यह सदलेपन है, यह सदलेपन। और यह सदलेपन का मतलब क्या होता है? लोहे को संक्षारण से बचाना, ठीक। और गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना, सिंपल है। बर्फ़ का पानी में बदलना क्या कहलाता है? गलना। भाई बर्फ़ गल गई, क्या बन गया? द्रव। तो सिंपल है, गलना ही होता है। तो ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। क्वेश्चन है, द्रव का, देखो एक एक ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। द्रव का गैस में बदलना, ठीक। पानी जब उबालते हैं तो भाप निकलती है, आपको पता है वाष्प अवस्था में बदलती है, तो वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी को, ये को क्या है कि ऑप्शन इसको ध्यान नहीं रहता बच्चों को। तो ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जो भाप होती है ना, जैसे प्लेट पर कभी देखो कोई चीज़ गर्म करते हैं, प्लेट रख देते हैं उसके ऊपर, तो देखना प्लेट के नीचे वाली परत पर क्या होता है कि द्रव की बूंदी आ जाती हैं, तो गैस का वापस द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये बच्चों को कन्फ्यूज़ होता है, इसलिए मैंने लास्ट में बताया है इसको, और कोई बात नहीं है। तो मिला लेते हैं एक एक ऑप्शन में, सत्यता की बात करते हैं। तो ए में क्या किया हमने? ए में 4 किया है, तो ए में 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी और डी ऑप्शन में है, ठीक है। और फिर बी में क्या किया हमने? फर्स्ट किया है, तो बी में फर्स्ट दोनों में है, ठीक है। और सी में क्या है? थर्ड है, तो सी में थर्ड इसी में है, तो ये ऑप्शन डी अपना ऑप्शन चला गया, ओके। तो ये याद रख लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद कुछ चीज़ें देखेंगे धातु है धातुओं में, और फिर हो जाएगा अपना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए बोला निम्न में से तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? कौन सा वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आता है? तो वर्गीकरण की श्रेणी में सिर्फ मतलब धातु आवर्त सारणी को किस वर्गीकृत आधार पर किया गया? धातु, अधातु और उपधातु और उपधातु। पहले धातु अधातु था, लेकिन वर्तमान में उपधातु को भी शामिल किया है, क्योंकि उपधातु भी मिल गई थी हमें, ठीक है। तो धातु अधातु बता दिया था। उपधातु क्या होती हैं? उपधातु होती हैं जो कभी अगर आपने सुना हो तो कंडक्टर वगैरह में यूज किया जाता है, जो चिप वगैरह होती हैं, अपने जो पहले 2GB 3GB चिप आती थी मोबाइल फ़ोन में डालने के लिए, उनमें यूज किया जाता था उपधातुओं का, ठीक है। और उपधातुओं के बारे में और बात बताऊं तो मैं आपको सिलिकॉन और आर्सेनिक, अगर सुना हो तो आपने, सिलिकॉन और आर्सेनिक और सिलिकॉन, ठीक है। इनका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में, किया जाता है। उपधातु मिलती हैं, और उपधातु का मतलब होता है इन दोनों का मिश्रण, मतलब दोनों का गुण पाया जाता है इसमें, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए उपधातु बोला है, ठीक है। तो इनको वर्गीकृत किया है धातु अधातु और उपधातु में। तो धातु उपधातु इसमें भी किया है, अधातु में भी किया है, और धातु में किया है। उपधातु और किस में नहीं किया है? तो इसने बोला किस श्रेणी में नहीं किया है, तो धातु क्रम में नहीं किया है, ओके। तो ये याद रख लेना, इसका आंसर क्या है अपना कि किस श्रेणी में नहीं किया? धातु क्रम में नहीं है, बल्कि धातु अधातु उपधातु ये तीनों ही वर्गीकृत किया गया है इनको। तो उपधातु को मैंने बता दिया था, उपधातु होती हैं जो धातु अधातु दोनों का गुण रखती हैं, और आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में यूज किया जाता है। सिंपल है। देखो पहले इनको 2 ही भागों में वर्गीकृत किया है। देखो ये मेरा नहीं, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है,
8 क्लास की साइंस है। जब ऊपर हेडलाइन थी 9वीं कक्षा में आपने तत्वों के बारे में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि तत्व किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो तत्वों को वर्गीकृत किस आधार पर किया गया था? धातु अधातु में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, तो धातु अधातु में किया गया है। लेकिन मैंने क्या बोला कि बाद में उपधातु मिल गई थी, दोनों का गुण मिल गया था, तो उपधातुओं को शामिल कर लिया गया है। उपधातु में मैंने बता दिया था सिलिकॉन और क्रोमियम है। ठीक है, ये 2 उपधातु हैं। ये अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट बात धातु अधातु जो उठा सकता है, ये एनसीईआरटी से उठाया है, बाकी का बुक से। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। अगर आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन एक अधातु जो चमकीला होता है, ये याद रख लेना। कार्बन एक अधातु है, इसके अपरूप पाए जाते हैं, अपरूप होते हैं। हीरा कार्बन का वह अपरूप है जो सबसे कठोर प्रकृति का है तथा इसका गलनांक कठोर है, तो मतलब जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अधातुओं का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, भंगुर प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपसे पूछ ले कि अधातुओं का भी गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, तो आप बोलोगे हाँ होता है। कब? ग्रेफाइट और हीरे की कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन का अन्य ग्रेफाइट रूप है जो विद्युत का क्या होता है? ये सुचालक होता है। ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, ये याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ मैं। एनोडीकरण लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि पिछले अगर फर्स्ट क्लास में आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए क्वेश्चन था यशद का। और उस क्वेश्चन में अगर देखे होंगे तो बी या सी ऑप्शन में था एनोडीकरण। मैंने बाकी सब संक्षारण बता दिए थे। लोहे पर पेंट लगाना या सदलेपन क्या होता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। लेकिन एनोडीकरण के बारे में मैंने क्या बोला था कि मैं सबसे क्लास में लास्ट में लूँगा, समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका मैंने कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ। तो वही एनोडीकरण है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ नहीं होता, वही लोहे को संक्षारण से बचाया जाता है। ठीक है, धातुओं को संक्षारण से बचाया जाता है, लोहे को, एल्यूमिनियम को नहीं, एनोडीकरण से एल्यूमिनियम को। तो देखो एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पेरोक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। ठीक है, इस परत को मोटा करके संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, मतलब एल्यूमिनियम से O2 अभिक्रिया करती है तो Al2O3 बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। यही जो परत है आसानी से रहकर एल्यूमिनियम आकर्षक वस्तु बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि इसका संक्षारण से बचा लेती है ये। और आकर्षक मतलब देखोगे एल्यूमिनियम की वस्तुएं ना चमकदार होती हैं। ठीक है, तो ये आकर्षक इसी वजह से बनती है। तो एनोडीकरण होता है कि एल्यूमिनियम का एनोड बनाना, सिंपल है। एनोडीकरण किस धातु को बचाती है? तो याद रख लेना, एल्यूमिनियम को बचाती है। एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है और एल्यूमिनियम एनोडीकरण प्रक्रिया में एनोड के रूप में काम होता है। ठीक है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ओके, और बात कर लेते हैं कि O2 से अभिक्रिया करता है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है। यही एनोडीकरण प्रक्रिया सिंपल है। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या था? उष्मा की अगर चालकता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, रिवीजन करा रहा हूँ कि उष्मा के सुचालक होती हैं। इस कारण घर में खाना बनाने वाले लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो उष्मा की चालक कौन होती है? धातुएं। यही कारण होता है कि तांबे, लोहे, एल्यूमिनियम के क्या होते हैं? खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं। Ag उष्मा की सर्वोत्तम चालक है, तो ये याद रख लेना। उष्मा की सबसे सर्वोत्तम चालक क्या है? Ag क्या होती है? चांदी होती है। यहीं का मैंने बताया था कि विद्युत तार के लिए सबसे बेस्ट चांदी होनी चाहिए।
लेकिन चांदी इतनी महंगी होती है कि चोरों का डर होता है कि काट ना ले जाए, इसलिए चांदी के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? तांबे का, क्योंकि लोग ट्रांसफार्मर में से तांबा चुरा लेते हैं, तो चांदी को तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यही कहना है कि चांदी ऊष्मा की सर्वोच्च, ये याद रख लेना, चांदी सर्वोच्च चालक होती है और लेड पीबी सबसे कम चालक होता है। ओके, तो ये याद रख लेना। ठीक है, सबसे कम चालक होता है, ना के बराबर होता है। मैंने बताया था लेड, पीबी और एचजी, ए धातु मतलब कुछ चालक की भांति ही कार्य करते हैं, सबसे कम चालक होते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखो, ए धातु के बारे में जिस प्रकार से हमने देखा था कि देखो ये क्वेश्चन एक बार ये देख लेते हैं। ए धातु नरम और भुरभुरी होती है, भंगुर होती है, सल्फर को चाकू से काट सकते हैं। हीरा ए धातु होते हुए भी कठोर होता है, कार्बन का प्ररूप होता है। हीरे के बारे में बता दिया। तो ये देखो ए धातु में सल्फर, ए धातु में क्या होता है? सल्फर को आसानी से काट सकते हैं। मतलब कि धातु में किसको काट सकते थे? धातु में हमने काटा था सोडियम और पोटेशियम को, Na और पोटेशियम को। ठीक है, नेक्स्ट PDF है जो मैंने बता दिया था, सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? मतलब रखा तो जाता है, तो याद रख लेना क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है। जस्ट मैंने बताया था आवर्त सारणी में सबसे ऊपर पाई जाती है। ऑक्सीजन व जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, वह हाइड्रोजन गैस बनता है जो आग पकड़ लेता है। सोडियम को वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, मतलब खुला नहीं छोड़ सकते। ये मैंने अभी बताया था, क्रियाशीलता अधिक होती है। ठीक है, और ये अपना कंप्लीट हो गया। धातु अधातु को लेकर कितने वीडियो बनाए हैं हमने, बता देता हूँ। 3 वीडियो बने हैं। चाहता था 1, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 3 वीडियो बन गए हैं। पहले वाले 2 ज़रूर देखना, फिर ही समझ में आएगा तीसरा। पहले फर्स्ट देखो, फर्स्ट के बाद में सेकंड देखो। पहले फर्स्ट के बाद में सेकंड और सेकंड के बाद में थर्ड, तब समझ में आएगा अच्छे से। शायद फर्स्ट तो ज़रूर देखना, क्योंकि फर्स्ट में इम्पोर्टेंट है। बाकी में क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस को एक एक ऑप्शन वाइज हमने रिवाइज किया। और धातु अधातु से पहले हमने पोषक तत्व पढ़ने हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, हैजा क्या है, और कैंसर के बारे में हमने पढ़ा है कि वायरस है, जीवाणु है, कि मलेरिया क्या है, ये सभी पढ़ लिया मैंने। पुराने क्वेश्चन ऐसे ही ऑथेंटिक सोर्स के साथ क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, क्वेश्चंस लेके आया हूँ, फिर ऑथेंटिक सोर्स थ्योरी बेस पे लेके आया हूँ, फिर समझाया हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्लास चल रही है, ये GS होगा, इस पर GS होगा इस चैनल पर। ठीक, कंप्लीट वीडियो डलेगा, आप अच्छे से बने रहो। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो ये मत बोलना। नेक्स्ट में हम कुछ नया टॉपिक्स लेके आएंगे, जहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उठाता है, या जहाँ से उसका फेवरेट बनता है। ठीक है, तो ये सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी, बने रहना।